अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। भली करे आया जी आया नू वश अत के बखैर रख ले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन एक खुशगवार दिन का अज़्म है, ताज़ा एहसास लेकर और कई बहुत सारे मौज़ूआत लेकर हम आपके सामने मौजूद हैं। अब कराची में सजेगा सबसे बड़ा अदबी मेला। पिछले साल तो कोरोना के बायस मेले का इनेकाद वर्चुअल किया गया था, लेकिन इस बार फेस्टिवल की रौनकें हो गई हैं बहाल। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में क्या कुछ होगा, कौन कौन सी शख्सियात ऐसी हैं जो कि शिरकत करेंगी, आगे जाकर सब कुछ आपको हम बताएंगे। एक और अहम मौजू है जिस पर आज हम बात करेंगे। जंगली हयात किसी भी मुल्क का सरमाया होती हैं और कुदरत की इस तख्लीक का तहफ़्फ़ुज़ हम सब पर फ़र्ज़ है। ताहम ये भी एक तल्ख सच्चाई है कि दुनिया में जंगली हयात कम होती जा रही हैं और आज शो में हम इस पर बात की, क्योंकि आज इसका आलमी दिन भी है। अच्छा, रावलपिंडी में माजी का गुरुद्वारा अब मुस्तकबिल के मेमारों का गहवारा बन चुका है। गुरुद्वारे से स्कूल तक का सफर आगे चल के आपको शो में दिखाएंगे। और जनाब वो कहते हैं ना कि दोस्त वही जो मुश्किल में काम आए। हमारा पड़ोसी हमारे लिए जितने भी मसाइल खड़े करे, लेकिन हमने इंसान दोस्ती की आला मिसाल कायम की है। और जंग ज़दा इलाके में जो भारतीय हैं उनको हमने मदद उनकी की है। ये बेयारो मददगार वो भारतीय हैं जिनके बारे में भारतीय मीडिया ये दावा करता है कि हम इनकी मदद कर चुके हैं, लेकिन सच खुलकर कल भी सामने आया और आज भी हम आपको बताएंगे किस तरह उन्होंने अपनों को छोड़ा और हमने उनके अपनों को अपनाया। और आईटी के शोबे में पाकिस्तानियों की पांचों उंगलियां घी में है और सर कढ़ाई में, यानी कि फायदा ही फायदा है। अपने बल पे तो धड़ाधड़ कमाई हो ही रही है। अब हुकूमत ने भी इस शोबे में आपकी मदद की ठान ली है। कैसे? वो कैसे सब अभी बता दें आपको। शो में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र कर लेंगे गर्मा गर्म सियासी सरगर्मियों का। ठंडा मौसम है लेकिन सियासत में माहौल वैसे अब कराची में इतना ठंडा मौसम तो नहीं रहा है, और शायद इसी वजह से, क्योंकि सियासी जो पारा हाई होता जा रहा है ना, उसकी वजह से जो वेदर है वो भी उसका भी असर आना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले ही बात करेंगे पीपल्स पार्टी अवामी मार्च कहाँ पहुंचा जी? पंजाब में दाखिल हो चुका है। रहीम यार खान मार्च के शुरका क्या कर रहे हैं आज, और लीडरान जो हैं वो कहाँ पे इस वक्त मसरूफ अमल हैं, क्या नाश्ता है, आज बात करेंगे अपने नुमाइंदे राशिद हमीद से। राशिद अस्सलाम वालेकुम, बताइए इस वक्त क्या हो रहा है वहाँ पे? जी बिल्कुल, पंजाब में दाखिल हो चुका था रात को ही ये अवामी मार्च का काफ़िला, और अब ये रहीम यार खान में यहाँ पर इनके लिए एक खैमा बस्ती का एहतमाम किया गया था, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो जियाले थे जो सिंध भर से यहाँ पर आए थे, उन्होंने रात भर यहाँ पर क़याम किया और सुबह इनके लिए जो है नाश्ते का बंदोबस्त किया गया था। इन्हें हलीम, चने, नान और बाकी जो देसी तगड़ा नाश्ता है वो कराया गया था। अब जो यहाँ पर जियाले मौजूद हैं वो अपना सामान बांध कर दोबारा जो है आगे की तरफ जो है वो मार्च करने लगे हैं और अपनी बसों में जो है वो सामान जो है वो यहाँ पर रख रहे हैं। और कहा यही जा रहा है कि 11 बजे दोपहर को जो है ये काफ़िला यहाँ रहीम यार खान से रवाना होगा बिलावल भुट्टो जरदारी का, और ये यहाँ से अहमदपुर शर्किया पहुँचेगा, उसके बाद जो है लोधरा पहुँचेगा और फिर शाम को जो है ये मुल्तान में जाकर वहाँ पर एक बड़े इज्तिमा से जो है बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। इस वक्त जो यहाँ पर जियाले मौजूद हैं इन्होंने नाश्ता कर लिया है और अब जो है इन्होंने अपना सामान वगैरह बांध लिया है, और अब जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर जो है वो तैयार हो चुकी हैं ताकि आगे की तरफ जो है आगे सफ़र की तरफ जो है ये मार्च कर सकें। ठीक है। अच्छा राशिद, ये भी बताएं, पहले कल हमने देखा कि कुछ ये भी खबरें चलें कि कुछ शुरका जो है वो कंप्लेन करेंगे जी हमें खाना भी नहीं दिया गया, भूखे प्यासे हैं हम। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, पहुँच के मिल गया खाना। ये यहाँ पर आपने देखा कि अभी ये शिकायत बरकरार है, क्योंकि कल काफ़ी सोशल मीडिया पे इस पर भी बहस थी। कि जैसे ही ये पंजाब में दाखिल हुए हैं, रहीम यार खान में दाखिल हुए हैं, तो अब पंजाब वाले मेहमान नवाजी में जो है कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ इनके लिए जो है नाश्ते का इंतज़ाम किया गया था और बाकायदा डब्बों में पैक करके जो है इनको नाश्ता यहाँ पर दिया गया है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन डब्बे जो है एक अफराद को दिए गए हैं। नाश्ते के हवाले से जो है यहाँ पर जो जियाले हैं काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं कि उनको जो तगड़ा नाश्ता है वो यहाँ पर मिल गया है। अब जियाले जो हैं काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं कि वो बिलावल भुट्टो के साथ जो है आगे पंजाब के जो दीगर शहर हैं वहाँ उसकी तरफ जो है ये मार्च करें। जी अच्छा, जो जियाले हैं उनका तो नाश्ते से इस्तकबाल कर दिया गया राशिद, अब जो क़यादत है वो यहाँ कब पहुँचेगी, और पंजाब की कौन सी क़यादत है जो इनका इस्तकबाल करने यहाँ पहुँचेगी?
जी फैसल, जो क़यादत है वो जो है वो इन जालों को ज्वाइन करेगी, लेकिन 11 बजे का टाइम अभी वक्त जो है वो दिया गया है। यहाँ पर जो है जो बिलावल भुट्टो जरदारी का जो कंटेनर था वो भी यहाँ पर मौजूद इस वक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जाले मौजूद हैं। कोई अहम क़यादत जो है जो सिंध की हो या पंजाब की पीपल्स पार्टी की वो यहाँ नज़र नहीं आ रही, और इनको जालों को यही वक्त दिया गया है कि 11 बजे तक जो है आप सब तैयार रहेंगे, और उसके बाद जो है ये अवामी मार्च जो है अपनी अगली मंजिल की तरफ जो है वो रवाना होगा। और राशिद, मौसम कैसा है? मौसम तो आवाम जो है या जो ये शुरका है उनके रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं बन रहा, क्योंकि हमने कल भी ये देखा कि पंजाब के कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में बारिश हुई थी, तो यहाँ का जरा मौसम भी बताएं। जी बिल्कुल महक, रात भर बारिश हुई है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम काफ़ी सुबह ठंडा था, और जैसे जैसे सूरज जो है चढ़ता जाएगा उफक पर, तो उसके साथ साथ जो दर्जा हरारत है उसमें भी इजाफा होता जाएगा। अभी जो है थोड़ी यहाँ पर रहीम यार खां में ठंडक जो है, ठंडक का एहसास है, दर्जा हरारत कुछ कम है, लेकिन जैसे जैसे सूरज अपने आबोताब से जो है वो उठ रहा है, तो इस हवाले से जो है कि दर्जा हरारत जो है आज काफ़ी, जिस तरह सियासी पारा हाई है तो दर्जा हरारत भी काफ़ी ज़्यादा होने का इम्कान है। लेकिन जो कारकुन है वो यहाँ पर साउथ पंजाब का है ना, ये सूरज जो है अपनी ये भी जब तुलू होता है तो फिर लग पता जाता है। अच्छा, वो बहुत शुक्रिया राशिद हमीद। बिलावल भुट्टो तो अभी आप पहुँचेंगे, वो तो जब पहुँचेंगे तब पहुँचेंगे, लेकिन समा उनके पास पहले ही पहुँच गया। हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी खुसूसी इंटरव्यू उन्होंने किया बिलावल भुट्टो का, जिसमें बिलावल भुट्टो ने कहा कि अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी 3 साल से काम कर रही है, और पीडीएम बनाने का मकसद ही तहरीक अदम एतमाद था। पहले ओपोजिशन की कुछ जमातें अदम एतमाद के खिलाफ थी, अब वो जमातें भी हमारे साथ मिल चुकी हैं। अदम एतमाद पर हमारे नंबर ताश के पत्ते हैं, अभी हम शो नहीं कर सकते। हुकूमती अरकान और दीगर से बहुत मस्बत जवाब मिला है। हुकूमत गिराने के बाद जो अबूरी सेटअप बनेगा उसका मैंडेट शफाफ इलेक्शन कराना होगा। तो ये इंटरव्यू हम आपको दिखा देते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि 2-3 दिन में हम अदम एतमाद पेश करने जा रहे हैं, तो आप उनको कितने नंबर्स देंगे? हुकूमती अरकान के कितने अरकान से आपका रब्ता है? अदम एतमाद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से नहीं 3 साल से काम कर रही है, और हमारा पीडीएम का बनाना और बुनियाद रखना का मकसद ये था कि जहाँ एहतजाज भी हमारा जमहूरी हक है, अल्टीमेटली जिस हथियार को हमें अपनाना चाहिए हुकूमत के ख़िलाफ़ वो भी जमहूरी हथियार होना चाहिए, और वो अदम एतमाद होना चाहिए। पीडीएम का बुनियादी डॉक्यूमेंट में हमारा एहतजाज के बाद हमारा पॉइंट्स में अदम एतमाद ले आने का पॉइंट भी शामिल है, और हम इसको बहुत अच्छी बात समझते हैं कि जैसे ही पीपल्स पार्टी ने अपना लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और ये आवाम के सामने रखा कि हम जिद्दोजहद भी करेंगे, मुहिम चलाएंगे कि इमरान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद होना चाहिए, तो हमारा लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले बाकी जो हमारा अपोजिशन के दोस्त हैं जो माजी में अदम एतमाद के हक़ में नहीं थे, वो आज अदम एतमाद के हक़ में है। ये जमहूरियत की जीत है। पीपल्स पार्टी हमेशा समझती है कि जितना भी मुश्किल हो, आमिर का मुकाबला करना है, कठपुतली का मुकाबला करना है, हम कभी कोई गैर जमहूरी स्टेप नहीं अपना सकते हैं। जहाँ तक नंबर्स की बात है, हम अपने कार्ड्स we're keeping our cards close to our chest. अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्पॉन्स आया है हुकूमत के मेंबर्स से, दूसरे लोगों से बहुत अच्छा आया है, और पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद का सेनेट सीट का इलेक्शन में ये पहले करके दिखाया है कि इमरान खान को हम नेशनल असम्बली से शिकस्त दिलवा सकते हैं, और उम्मीद है कि अदम एतमाद ले आके इंशाअल्लाह ताला हम इनको शिकस्त दिलवा सकते हैं। एक तासुर आम ये है कि आज से कुछ महीने कबल नून लीग और पीडीएम छोड़ने के बाद पीपल्स पार्टी या मौलाना से आप सबकी दूरियां बढ़ी, सबने एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी दिए, किसी के इशारे पर यकमुश्त तो साथ नहीं हुए, ये एक तासुर है आम पाया जाता है। क्या कहेंगे? मैं दूसरों के बारे में कमेंट तो नहीं कर सकता हूँ कि क्या वो इशारे पे या इशारे पे नहीं चलते। पीपल्स पार्टी ना माजी में इशारे पे चले हैं और ना आज इशारे की तरफ देखते हैं, हम सिर्फ अवाम की तरफ देखते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कंसिस्टेंट रहा है। हमारा मौक़िफ़ पिछले 3 सालों से यही रहा है, और हम वेलकम करते हैं कि बाकी सब अब वही मौक़िफ़ अपना रहे हैं।
ये है कि अदम एतमाद की तहरीक अगर आपकी कामयाब हो जाती है तो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा? इस 1.5 साल के लिए कह रहे हैं कि मुल्क में मौशी बहरान भी है, मुल्क चलाना मुश्किल है। ऐसी सूरत हाल में कौन ये जिम्मेदारी लेगा? कोई अपोजिशन जमात ये नहीं चाहता कि हम एक तवील अरसे के लिए कोई हुकूमत खड़ा कर दें। हर जमात का मुतालबा है कि हमें साफ व शफाफ इलेक्शंस चाहिए और हमारे नज़र में इलेक्टोरल रिफॉर्म ज़रूरी हैं और जो भी इंटरिम सेटअप बनेगा खान साहब के हटाने के बाद उनका एक ही मैंडेट होगा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पास करवा के फ़ौरन साफ व शफाफ इलेक्शंस करवाएं ताकि एक ऐसा हुकूमत मुंतखब हो जो अवाम के वोटों की वजह से हुकूमत बने, अवाम के नुमाइंदे हो और फिर उनके पास वो लेजिटिमेसी होगा, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा कि वो मुल्क को इन हालात से, इन मुश्किलात से निकाल सकें। माजी में माइनस की बातें चलती रही हैं, माइनस नवाज शरीफ, माइनस अल्ताफ़ हुसैन वगैरह वगैरह, तो इस दफ़ा अगर माइनस इमरान खान होता है तो आपको कबूल होगा? बाकी जमात हमारा कोई ज़ाती इशू नहीं है इमरान खान के ख़िलाफ़। हमारा इशू क्या है? हमारा इशू है कि ये दानिली ज़्यादा हुकूमत है, ये मुंतखब नहीं, ये इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड हुकूमत है और हम हमेशा जमहूरियत के लिए जदोजहद करते आ रहे हैं और आज भी हमें जमहूरियत का जदोजहद लड़ना है। हम समझते हैं कि इस शख्स ने ना सिर्फ अवाम का पेट पे और अवाम का जेब पे डाका मारा है मगर सबसे भरकर अवाम के वोट पे डाका मारा है। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और यही वजह है कि हम एहतजाज कर रहे हैं, हम मुहिम चला रहे हैं अदम एतमाद ले आने के लिए। तो बिलावल तो कहते हैं कि हमारा नंबर गेम ताश के पत्ते हैं, शो नहीं करेंगे। अब ये तो भाई वक्त बताएगा कि ये पत्ते तुरुप के हैं या फिर बिखरे हुए पत्ते हैं। लेकिन दूसरी जानिब एक और मामला भी हुआ है। हाँ, और वो मामला ये है कि पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम करने पर सब हैरान और परेशान हैं कि कैसे हो गया, यानी पैसा कहाँ से आएगा, उल्टी गंगा कैसे बहाई खान साहब ने। और खान साहब ने बता भी दिया, कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब में उन्होंने कहा कि इस बार रिकॉर्ड टैक्स जमा हुआ है और इसी का फ़ायदा आवाम तक हमने पहुँचाया है। जितना ज़्यादा टैक्स जमा होगा आवाम को उतना ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और हम भी अपने प्लेटफॉर्म से बार बार फैसले लेके पैगाम देते कि प्लीज़ टैक्स दिया करें। ज़रा खान साहब की कल की गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। मैं अपनी कौम को कहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा टैक्स देंगे वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा अपने नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, लोगों के बोझ कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। ये मैं आपसे मेरा वादा है। वो कहीं और पैसा नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपके ऊपर लगेगा जिस तरह हमारा टैक्स बढ़ता जाएगा। पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया, हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान में। और उसकी वजह से जबकि दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, तेल की, बिजली की, 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है और 10 रुपए लीटर तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा आया है। आगे बढ़ते हैं ज़रा और अब आपको बताते हैं कि मुताद्दिद भारतीय शहरी यूक्रेन में फंस गए हैं। रोमानिया की सरहद पर भारतीय सिफारत खाने ने बेयारो मददगार उन्हें छोड़ दिया है। ऐसे में कौन आगे आया? हम, यानी पाकिस्तानी सिफारत खाने ने आला ज़रफ़ी दिखाई। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, कोविड वाले मामले में भी ऐसे ही हम आगे आए थे। और भारतीय शहरियों की मदद की और इसका एतराफ़ किसने किया? खुद एक इंडियन प्रोफेसर ने, जिन्होंने वीडियो शेयर की और पाकिस्तानी इक़दाम की तारीफ़ की। तो ये हैं पाकिस्तान के बच्चे जिनके साथ हम भी बैठे हैं। हम 4 इंडियन हैं, बाकी सारे पाकिस्तानी हैं, देख सकते हैं। कल खार्किव से लिविव पहुंचने के बाद इतनी भीड़ थी, कोई नहीं था इंडियन एम्बेसी का। बहुत ढूंढा हमने, बहुत ज़्यादा ढूंढा, कोई भी नहीं था। इस सारे मामले से कबल हमने आपको बताया कि किस तरीके से मुल्क में सियासी महाज गर्म हो रहा है और पीपल्स पार्टी जो है वो अपना जो मार्च है वो उस वक्त पंजाब में दाखिल कर चुकी है। इस सब पे बात करेंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है, वज़ीर रिपोर्ट से छिपेंगे आप। अली जैदी साहब, बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। बिलावल साहब कहते हैं कि जो भी नंबर गेम वाले मामलात हैं, तहरीक अदम एतमाद वाले मामलात हैं, वो जो है हमारा है तुर्क का पत्ता, वो अभी हम शो नहीं करेंगे। तो अली जैदी साहब, आप बताएं, आप लोग कैसे खिलाड़ी हैं ताश के? आपको क्या लगता है कि ये वाकई तुर्क का पत्ता है या फिर ये कोई ब्लफ है? ब्लफ, एक लफ्ज में आंसर दे रहा हूँ, ब्लफ। सही डिटेल आंसर चाहते हैं। हर 3 महीने में ये जब से हमारी हुकूमत आई है ये गेम खेलने की कोशिश करते रहे और कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना काम जारी रखेंगे इंशाल्लाह।
सही। और अली जैदी साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने भी 48 घंटों में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया है। सो ऑपोजिशन जो है इस दफ़ा थोड़ी सी ज़्यादा डटी हुई, या हम ये कह लें थोड़ी सी ज़्यादा यूनाइटेड नज़र आ रही है। आपको भी ये लग रहा है कि पिछली दफ़ा तो उनके गुब्बारे से हवा निकल गई थी, इस दफ़ा ये मार्च किसी हद तक शायद आगे मजीद बढ़ जाएगा? देखिए, मैं ये साफ साफ आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये उनका जमहूरी हक है, वो जरूर लेके आए, उनको लाने से तो कोई नहीं रोक रहा। जो मर्जी समझते हैं वो बेहतर समझते करें, और वो लोग उनके साथ हैं कि नहीं है वो वक्त आने में पता चल जाएगा। हमें पता है कि कौन उनको कितना ब्लफ कर रहा है। हमारे पास भी कुछ होंगे ना ट्रिक्स अप आवर स्लीव। तो वो ट्रिक्स अगर आप थोड़ी सी शेयर कर दें, थोड़ी सी शेयर कर दें ऑन अ लाइटर मोड। जी जी, मैं कह रही हूँ अगर वो ट्रिक्स थोड़ी सी आप हमारे साथ शेयर कर दें, थोड़ा सा पता चल जाए ट्रिक्स कौन सी हैं, कौन सी ट्रिक्स आजमाए जा रहे हैं। आपने ट्रिक्स शेयर कर देते फिर वो ट्रिक्स थोड़ी रहती है। सरप्राइज देने तो जब अगर उन्होंने एक्सक्यूज मी, अगर उन्होंने वो जो भी तहरीक में देगा वो लाने वाले हैं, दे वांट टू मूव और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये तो उनका दिस इज द डेमोक्रेटिक राइट, उसको तो हम कोई नहीं रोक रहे। फर्क उससे कुछ नहीं पड़ेगा, मुंह की खानी पड़ेगी उनको इंशाल्लाह। अच्छा अली जैदी साहब, आप भी मार्च के हमरा थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और दीगर तमाम आपके पीटीआई के रुफ़क़ा भी थे। सर मैं ऑर्गेनाइजर हूँ मार्च। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सिंध का पूरा दौरा किया, ठीक है सर। मुझे ये बताएं, कहा यही जाता है कि जी बाकी तमाम तर सूबे छोड़ दें लेकिन स्ट्रॉन्ग होल्ड पीपल्स पार्टी का तो सिंध है ही है। अब आप वहाँ घूमे हैं, आपने ऑर्गेनाइज किया है, आपने लोगों की, सिंध के लोगों की नब्ज पे हाथ रखा, क्या कहती है वो नब्ज, किसका दिल जो है वो इस वक्त कौन सी पार्टी के साथ धड़क रहा है? और जब मैं इसकी जरा एक से ज्यादा एंगल है, 3-4 एंगल्स हैं, तो अगर आप के बाद 2-2.5 मिनट श्योर तीनों चारों एंगल समझा। श्योर। पहली बात तो ये देखिए ना कि ये बिल्कुल परसेप्शन गलत है। ये परसेप्शन गलत है कि जी पीपल्स पार्टी का गढ़ है। पीपल्स पार्टी तो है ही रही कोई नहीं, ये तो है जरदारी माफिया, और ये फियर की टैक्टिक से सिंध को रूल कर रहा है। माने कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के को इस्तेमाल करके लोगों को डरा धमका के, और सिर्फ मैसिव करप्शन, लूट मार का निजाम। अच्छा। इसकी बहुत मिसालें हैं। इसकी एक मिसाल आपके पास 2 हफ्ते पुरानी है, जब भांड कबीले के लोगों को नवाबशाह में काजी अहमद ने खुलेआम कत्ल किया गया, और जिसने कत्ल किया उसका नाम FIR, वो चीखते रह गए, वो आखिर में बेचारे डील करके उठ गए, लेकिन उसका नाम, उस बंदे का नाम, जिसका नाम अली हसन जरदारी है, पुलिस FIR में उसका नाम दर्ज करने को तैयार नहीं, जबकि वीडियोज और सारा एविडेंस उस तरफ था। तो ये तो बिल्कुल क्लैरिटी है। अब आ जाए, आपने कहा कि सिर्फ आप देखिए, आप 2018 के इलेक्शन उठाइए, 2018 के इलेक्शन में पीटीआई के कैंडिडेट्स को और जीडीए के कैंडिडेट्स को 60, 70, 80 हजार वोट उनकी फेवर में कास्ट हुआ है। ये छोटा वोट तो नहीं होता ना। सक्कर सिटी में दोनों पीटीआई की सीटों को, एक को 61,000 मिला, एक को तकरीबन 60,000 मिला। अच्छा। लाड़काना के अंदर अल्लाह पाक यूनिट साहब को 70,000 वोट उनके फेवर में कास्ट हुए, एंटी पीपल्स पार्टी। इस तरह पूरा सिर्फ नीचे तक आ जाए, जहेजो साहब यहाँ हैदराबाद में वो भी को 50-60 हजार वोट लेके बैठे हैं। टंडो मोहम्मद खान में, अली पल के 40, हर जगह पे वोट है, बड़ा वोट है। नाउ इशू है इसकी, वो वोट को सस्टेन नहीं कर सके, और ये एग्जैक्टली वही फिनोमिना हुआ जो 2013 में पीटीआई के साथ कराची में हुआ था कि वोट, मुझे 50,000 वोट उस जमाने 2013 में कास्ट हुआ था, लेकिन वो वी कुड नॉट कंट्रोल इट। अभी भी इलेक्शन कमीशन में जो उसके बाद जो ठप्पे लगी और दुनिया लगती, सारा तमाशा हुआ। तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं था बेईमानी रोकने का। और आपको पता है कि लॉ एनफोर्समेंट जो है वो तो यहाँ पे किस तरह की है, इसलिए तो अब ईवीएम्स की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आया था। सो ये अब हम ऑर्गेनाइजेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग जाएंगे सिंध के अंदर, और ये पूरी मार्च से हमारी पार्टी जुड़ी है, पार्टी एनर्जाइज हुई है, एक्सपोज हुई है पीपल्स पार्टी, और उनको पता चल गया कि हम तो जिला गांव में गुजर रहे हैं ना। मतलब अब मुझे बताए ना कि ये तो हाईवे करके खेल के चले गए 4 बड़े शहर,
अब तो 8 दिन में हर जिले हर गांव जिग-जैग जा रहे हैं पूरे दिन में। कभी दरिया के इस तरफ होते हैं, कभी दरिया के उस तरफ होते हैं। आज इंशाल्लाह उमरकोट, मिट्टी और बदीन में है, और वो जब जाते हैं तो रास्तों में उनमें जितने गांव आते हैं वहां भी रुकते हैं। तो ये तो हमें समझ आ गई है कि सिंध की अवाम तंग है इनसे, लेकिन डरते हैं, लेकिन उनको स्ट्रेंथ हम देने जा रहे हैं। सही। अच्छा जैद साहब, एक और चीज आप जी प्लीज खता कलामी माँ जी मैं आपको ये, आप आज की तारीख में लिख लें, सेव कर लीजिए मेरा वॉइस, ताकि बाद में अगर खुदा ना खास्ता ये ना हो तो आप मेरा मजाक उड़ा सके। 2023 में मैं आपको इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ आपको इंशाल्लाह सिंध में हुकूमत बना के दिखाई। चले, ये अगर हो गया तो सर हम फिर ये क्लिप बार बार भी चलाएंगे कि आपने पहले ही कह दिया था कि तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी 2023 में। सर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोबारा ये भी चलाइए। सर एक और चीज़, सिंध की बात हो रही है तो सिंध में एक और अहम जमात MQM, बड़े कंसर्न्स है सर, और वो वैसे के वैसे ही हैं, कोई हल भी नहीं निकल रहा, कुछ समझ भी नहीं आ रही। तो क्या लग रहा है, हम क्या समझे कि खान साहब कराची आएंगे या वज़ीर आज़म आके उनसे मुलाकात करेंगे, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करेंगे, या फिर अगले इलेक्शन में MQM की तरफ से हम कुछ बाजी पलटी हुई देखेंगे? कल मीरपुर खास में हमारा लॉन्ग मार्च का कल का इख्तिताम मीरपुर खास में एक जलसे से हुआ है, तो उसमें MQM के जो रीजनल कन्वीनर है मीरपुर खास के, उन्होंने हमारे स्टेज पर खड़े होकर तकरीर की है। मेरे मार्च में जाने से पहले मैं हैदराबाद गया था और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मैंने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ओपनली हमें सपोर्ट किया। जब वो हमारे स्टेज पर खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं, हमें ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी ख्यास आराइयाँ जो है ना, इसको सारा साइड में लगा दें। ये सिर्फ ऑपोजिशन फैला रही है, बाकी ऐसा कोई है ही नहीं। उनकी अपनी एक जमात है, उनकी अपनी थॉट प्रोसेस है, उनकी अपनी कोई ना कोई हमारे साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, कोई अपनी रिजर्वेशन होगी। ये तो जमहूरी उनका हक है, दिस इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो होना जरूरी है ना। डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू का मतलब ही जमहूरियत होता है, वरना तो डिक्टेटरशिप होती है। तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हैं और हम उनकी रिस्पेक्ट, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करते हैं। हर जमात जो पॉलिटिक्स करना चाहती है उसका पॉइंट ऑफ व्यू रखना ठीक है। हाँ, हम किसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम वायलेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई भी वायलेंस करेगा। हम करप्शन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम ये 2 नंबरियां जो कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल करके, हम इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बाकी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। जैसे आपने कहा, वो मैं तो ये कह रहा हूँ ना, वो अपोजिशन आप कह रही है वो अदम एतमाद लाना चाहती है, वो बिस्मिल्लाह करें, उनका हक है। जमहूरियत में रह के जो काम व्हाटएवर दे डू विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ इज फाइन। बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और यही कहा कि तहरीक अदम एतमाद लाएँ, लॉन्ग मार्च करें, खिताब करें या धरना दें, ये हर जमात का जमहूरी हक है। लेकिन बात कुल मिला के ये है कि पीपल्स पार्टी के इस धरने या लॉन्ग मार्च से PTI को कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। शेख रशीद साहब भी यही कहते हैं। खैर, अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब जरा अवामी मसलों की बात करते हैं। कराची में दूध फरोशों ने एक बार फिर कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया है। शहर में दूध 150 से 160 रुपए लीटर में फरोख्त होने लगा है और इंतजामिया हमेशा की तरह खामोश तमाशाई बनी हुई है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची में इंतजामिया दूध की कीमतें कंट्रोल करने में पहले ही नाकाम थी। ऐसे में दूध फरोशों ने एक बार फिर निर्ख बढ़ा दिए हैं। डेयरी फार्मर्स की जानिब से एकतरफा इजाफे के बाद दूध 150 रुपए से 160 रुपए लीटर में फरोख्त होने लगा है। महंगाई के मारे खरीदारों ने भी रिलीफ मिलने की उम्मीद छोड़ दी है। हुकूमत इसके ऊपर ज़रा गौर करे कि इसके रेट कुछ नीचे आए ताकि हमारे भी बच्चे दूध और दही खा सकें। अब ये जो हम मतलब है कि 2 किलो लेते थे, हम 1 किलो ले रहे हैं। दूध फरोश कहते हैं कीमतें बढ़ाने के असल जिम्मेदार डेयरी फार्मर्स हैं, जिन पर कोई हाथ नहीं डालता। दूध की कीमत बढ़ाने में रिटेलर का कतई कोई किरदार नहीं होता। ये डेयरी फार्मर और होलसेलर की तरफ से बढ़ाया जाता है। हम वही दूध बेचते हैं जो पीछे से हमारे को मिलता है। उसके लिए इंतज़ामिया को बारहा हमने कहा है कि जी
और कराची की तारीख गवाह है कि आज तक किसी होलसेलर या किसी डेयरी फार्मर पे कोई जुर्माना या सजा हुई तो आप हमें बता दें। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया का दावा है कि महंगे दामों दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि सार्फिन इस दावे पर यकीन करने पर तैयार नहीं। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। एक और अहम मामला, डॉक्टर आसिम हुसैन ने अपने खिलाफ दायर करप्शन रेफरेंसेस को चैलेंज कर दिया। कहते हैं नैब कानून में दूसरी और तीसरी तरमीम के बाद मेरे खिलाफ एहतसाब अदालत रेफरेंस नहीं सुन सकता। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन ने अपने खिलाफ दायर करप्शन रेफरेंसेस को किया है चैलेंज, और वो कहते हैं कि क्योंकि नए कानून में दूसरी और तीसरी तरमीम है, इसके बाद उनके खिलाफ एहतसाब अदालत रेफरेंस नहीं सुन सकती। नैब और विफाकी हुकूमत से 15 मार्च को जवाब तलब कर लिया है, नोटिस भी जारी कर दिया गया है। ये एक अहम डेवलपमेंट है अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक जो हम आपके साथ कर रहे हैं शेयर। डॉक्टर आसिम हुसैन ने अपने खिलाफ दायर करप्शन रेफरेंसेस को किया है चैलेंज। वो ये कह रहे हैं कि नैब कानून में दूसरी और तीसरी तरमीम के बाद मेरे खिलाफ एहतसाब अदालत रेफरेंस नहीं सुन सकता। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। बढ़ते अपने अगले टॉपिक की जानिब। पाकिस्तानी ऑनलाइन तेज रफ्तारी से कमा रहे हैं। माहाना आमदनी में 27% तक इजाफा हुआ है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से माहाना आमदनी में इजाफा करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 3 है। और दूसरी ही जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्या किया? उन्होंने IT के शोबे को मराद देने का कहा है। हुकूमत ने IT के शोबे में 100% कैपिटल गेन टैक्स की छूट दे दी है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट बशाम सरवर साहब। बेहद शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। हुकूमत ने IT के शोबे में 100% कैपिटल गेन टैक्स की छूट दे दी है। इससे डिजिटल मीडिया पर काम करने वाले अफराद और स्टार्टअप को क्या फ़ायदा होगा? जी बहुत शुक्रिया। ये बड़ा खुशाइन कदम है जिसके बारे में जो गवर्नमेंट के मतलब अदारे हैं वो बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे, चाहे वो पाशा हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ IT, MOIT, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अंडर द सुपरविजन ऑफ अमीनुल हक साहब। इन लोगों ने बड़ी काविश है और फिर इंडस्ट्री का भी बड़ा रोल है जो पुश करती रही कि इसको एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। अच्छा, इस एग्जम्पशन से होगा क्या? एग्जम्पशन से ये होगा कि बहुत सारे प्लेयर्स जो मेन स्ट्रीम में नहीं हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, बलूचिस्तान है, फाटा है, कश्मीर का इलाका है, और जो लोग डरे हुए थे जो पाकिस्तान अपना पैसा नहीं लेके आते, वो बाहर ही रखते हैं और सिर्फ हस्बे ज़रूरत पेयोनीर के थ्रू या किसी भी बैंक वायर मीडियम के थ्रू पाकिस्तान में पैसे मंगवाते थे। अब उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई वजह नहीं है कि उनको मुल्क में पैसा लाने में कोई परेशानी या दुश्वारी का सामना करना पड़े। इससे जो है वो मनी सर्कुलेट होगा विद इन द इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो एक तो इकोनॉमी के ग्रोथ का फैक्टर और दूसरा और बहुत सारे लोग मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। सो ये तो बड़ा खुशाइन कदम है गवर्नमेंट का। शान साहब, आजकल ऑनलाइन बिजनेस का काफ़ी रुझान है। इस इक़दाम से ऑनलाइन बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है? ऑनलाइन बिजनेस में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। देखिए, स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं। कॉलेज का स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, वो चाहता है कि वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करे ताकि अपने वालिद का जो है वो फाइनेंशियल बोझ ख़त्म करे या घटा दे। यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपको पता है बड़ी हेफ्टी होती है, हैवी होती है। जब बच्चा खुद काम करना शुरू कर देगा ना, तो वो एक तो सेल्फ सफिशिएंट होगा, सेल्फ एम्पावरमेंट की तरफ जाएगा, बुनियाद बहुत अर्ली एज में रख लेगा अपनी मुस्तकबिल की, के पैसा कमाना शुरू कर दे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो अपने कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फीस देना शुरू कर देगा। इससे इकोनॉमी ग्रो करेगी जब बच्चा खुद काम करना शुरू हो जाएगा। और ख़ास तौर पे ख़वातीन को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट सेंसस के मुताबिक 49, 51 वट एवर इट इज़, 50% हमारी आबादी ख़वातीन पे मुश्तमिल है। अब अगर ख़वातीन को भी पता लग जाएगा कि ये टैक्स एग्जम्पशन है, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई बंदिश नहीं है, वो बैठ के घर बैठे चादर चार दीवारी का कॉन्सेप्ट इंटरनेट और कंप्यूटर के ज़रिए फ्रीलांसिंग कर सकती हैं, IT का बिजनेस कर सकती हैं और पैसे कमा सकती हैं। तो बड़ा खुशाइन ग्रोथ फैक्टर नज़र आने लगा है जिसके दूरस्थ नताइज हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। अच्छा शान साहब, IT के शोबे में हम क्या देखें कि मज़ीद क्या इक़दाम करने और जिद्दत लाने की ज़रूरत है कि और बेहतरी हो सके आपकी नज़र में? अच्छा, एक तो IT के शोबे में सबसे पहले ये बात समझने की ज़रूरत है जी कि इंटरनेट पेनिट्रेशन पूरे मुल्क में बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इंटरनेट का जाल पूरे मुल्क में बिछेगा, ख़ास तौर पे अगर आप हिली स्टेशंस पे जाएं, हमारे गलियात, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, कश्मीर का, ये हमें मालूम है, इस बात का बखूबी अंदाज़ा है
कि जब ऑनलाइन एजुकेशन हुई तो इन बच्चों ने कितना सफ़र किया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। तो अब आप देखिएगा कि अगर हम वाइड स्प्रेड नेटवर्क बिछा दें इंटरनेट का ऑल अक्रॉस द कंट्री, तो बहुत सारे मेजर स्टेक होल्डर्स, मेजर प्लेयर्स जो हैं वो ज्वाइन कर लेंगे मेन स्ट्रीम में, वो भी फ्रीलांसिंग कर लेंगे, वो भी ई कॉमर्स का कारोबार कर लेंगे, वो भी लेट्स से ब्लॉगिंग, यूट्यूबिंग, ये सारे काम कर लेंगे। तो फाइनेंशियली बड़ा वाइबल सिनेरियो नज़र आ रहा है और आने वाले वक्त में अगर इंटरनेट की पेनिट्रेशन हो जाए तो मुझे ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। एक बात। दूसरी बात जी, मर्चेंट अकाउंट्स, पेमेंट गेटवेज पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, ये जो हमारे बच्चे हैं जिनका कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं है ना, ये सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, धुआं छोंक रहे, 9 से 5 मुलाजमत कर रहे हैं, घर बैठे काम कर रहे हैं, इनका कार्बन फुटप्रिंट नहीं है, तो इनकी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो गुजारिश गवर्नमेंट से ये है कि इनको हेल्थ कार्ड जो है इनके लिए स्पेसिफिकली होना चाहिए फॉर फ्रीलांसर्स, रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स, रजिस्टर्ड IT वर्कर्स, और इसके साथ साथ इनको इंटरेस्ट फ्री लोन भी देना चाहिए। जब आप इनको रिकग्नाइज करना शुरू कर देंगे ना, तो इनको पता होगा कि हाँ हमारी बैक पे कोई है, फिर ये मेहनत करेंगे और दिल लगा के मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह इनको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अच्छा, वो हमारा नौजवान तबका जो अभी भी सोच रहा है कि हम IT में क्या करें, उसे कोई राह नज़र नहीं आ रही, तो बहैसियत आइडिया ग्रुप आप उनको क्या मशवरा देंगे? देखिए, आपने सबसे पहले स्किल सीखनी है। स्किल सीखना इतना ही ज़रूरी है जितना लेट्स से आप अपने कारोबार की कोई बुनियाद रख रहे हैं और आगे एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग पॉइंट स्किल सीखना है, चाहे वो वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, वॉइस ओवर, कुछ भी हो सकता है। आप जाएं fiverr.com, एक इंटरनेशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस है, आप जाएं guru.com, upwork.com, peopleparar.com, हमारी अपनी फ्रीलांस मार्केट प्लेस workchest.com, यहाँ पे हर रोज़ प्रोजेक्ट्स रखे जाते हैं। प्रोजेक्ट्स अपना स्किल सेट रेंडर करें, क्लाइंट को मुतमईन करें कि आप कैसे उसका काम खुशसलूबी से, ईमानदारी से कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद काम कंप्लीट करने के बाद अपनी उजरत के पैसे कमाएं। सो स्टार्टिंग पॉइंट हर बच्चे का यही है कि सोचिए ना, सर्विस इंडस्ट्री में स्किल सीखिए। स्किल सीखने के लिए यूट्यूब, udemy.com, थोड़े से पैसे खर्च कर लें, वहाँ पे इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर्स हैं, और सर्विस सीखने के बाद, स्किल सीखने के बाद प्रैक्टिस करें और फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर जाके अपनी सर्विसेज बेचें। इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे और मुल्क का भी ज़र मुबादला बढ़ेगा और मुल्क भी माशी और तौर पर जो है ना मुस्तहकम होगा, फॉरेन रेमिटेंस कंट्री में आएगी। इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी, सबका फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया, शाम साहब हमारे साथ मौजूद थे और दुनिया IT में बहुत आगे जा चुकी है। पाकिस्तान भी अब उन ममालिक की फहरिस्त में आ चुका है जो इससे कमा रहा है और वो तीसरे नंबर पर है जो सबसे ज़्यादा कमा रहा है। सो लेट्स सी कि किस तरीके से हमारे नौजवान मज़ीद इस फील्ड में तरक्की करते हैं और लेट्स सी कि हुकूमत उनकी मजीद क्या मदद कर सकती है। चलें जी, एक और खबर आपके साथ शेयर करेंगे। रावलपिंडी की नमक मंडी में तारीख की मीठी यादें समेट कर खड़ी एक मुनफरिद इमारत, जिसका इस्तेमाल तो वक्त गुजरने के साथ बदल गया, लेकिन इसकी दरीना शान और हैसियत में कोई कमी नहीं आई है। माजी के इन्हीं दरख्शां झरोकों की सैर करवा रहे हैं हमें उमर आसिफ। रिवायती घंटी की गूंज में असरे हाजिर के अलूम की तदरीस। फ्रैक्शंस होता है जिसमें आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपके पास पॉलिनोमियल में होते हैं। लेकिन ये कोई आम सरकारी स्कूल नहीं। रावलपिंडी के बीचों बीच नमक मंडी के कल्ब में वाक़ इस इमारत में, जहाँ कदीम माजी की गोद में हाल को ताबनाक मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जा रहा है। 1.5 सदी से जायद कदीम इस तारीखी विरसे की भी अपनी ही शान और दास्तान है। सदर दरवाजे पर ही 2 चिरागदान और गुरमुखी में कंदा इबारतें आने वालों का खैर मकदम करती हैं। अंदर वसी और अरीज बरामदा, कुशादा राहदारियाँ, संगे मरमर की किंगरियों और मजबूत सतूनों से मुज़य्यन हॉल, दालान और नक्शो निगार तो जैसे आज भी शाकार हों। शहर के तारीखी विरसे पर काम करने वाले फोटो जर्नलिस्ट खुर्रम भट्ट इस देरीना शहपारे से अपनी मुलाकात का अहवाल कुछ इस तरह बयान करते हैं। गुरुद्वारे के बारे में खासा मैंने सुन रखा था कि नमक मंडी में एक गुरुद्वारा है। इसकी तारीख ये है कि 1851 में यहाँ पर एक दयाल सिंह हुआ करते थे, सिखों के बुज़ुर्ग, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। मुझे जिस चीज़ ने अपील किया वो यहाँ पर लगे हुए कतबे थे। अपने देखने वालों का जगह जगह इस्तकबाल करती गुरमुखी इबारतें गुरुद्वारे की कहानी भी बताती हैं।
बिक्रमी कैलेंडर ईसवी कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। ये बताना इसलिए जरूरी है कि इस तामीराती फनपारे के दरो दीवार ही इसकी मुकम्मल मनी ट्रेल जो बताते हैं। इस चौगाट दी टहल करवाई, यानी कि इस चौगाट की डोनेशन दी, वो दी जो एक ठेकेदार थे सुंदर सिंह, उन्होंने इसकी डोनेशन दी और ये नस्ब करवाई इधर। और ये विसाख की 1 तारीख थी और बिक्रमी जो कैलेंडर है जो यहाँ राइज था बरे सगीर में 1966। गुरुद्वारे में कायम दरसगाह वाले माजी की इस यादगार के तारीखी मुकाम के साथ साथ हाल और मुस्तकबिल पर भी नजर रखे हुए हैं। वैसे बेसिकली हूँ भी ये हिस्ट्री का उस्ताद हूँ और जब यहाँ पर आता हूँ तो स्टार्टिंग में तो ऐसे फील होता था कि ये सारे का सारा जो हमारी जो पुरानी जो हिस्ट्री है पाको हिंद की या बरसगीर की, वो सारे का सारा नक्शा एक दफ़ा मेरे जहन में घूम जाता था। 1947 में जब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तहवील में लिया है तो ये सारे इदारे जो है वो गवर्नमेंट के पास आ गए। तो इसमें जो मैंने देखा है कि ये इसको मज़ीद भी बचाया जा सकता है। कौमी विरसे की कद्र अहमियत का इदराक ही तो जिंदा कौमों की पहचान हुआ करता है। 167 साल कदीम ये इमारत आज भी अपनी तमाम तर तारीखी अहमियत के साथ शान और शौकत से खड़ी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि माजी का गुरुद्वारा आज मुस्तकबिल के मेमारों का गहवारा है। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ ये जो धमाका हुआ था फातिमा जिन्ना रोड पर, इसके हवाले से तहकीकात का सिलसिला जो है अभी तक जारी है। ये जो सीटीडी की जानिब से मुकम्मल तौर पर जाए वकुआ सील है और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम है और इसी तरह जो सीटीडी की जियो फेंसिंग टीम है वो यहाँ पर तहकीकात कर रही है। शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला मुकम्मल तौर पर जारी है। धमाके के बाद जो है तबाही के मनाजिर वाज़े हैं। अभी तक भी जो है वो जो जी ठीक है। अच्छा, राबता बहाल करने की हम कोशिश करते हैं। हमें अपडेट कर रहे थे मोहम्मद आतिफ और कोयटा का इलाका फातिमा जिन्ना रोड जहां पर धमाका हुआ, लेकिन अभी तक इस धमाके का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। जाए वकुआ को सील कर दिया गया है। ऑपरेशन का अमल जारी है। आगे बढ़ते हैं। खुदा की बनाई इस दुनिया में ऐसे कई खजाने हैं जिन्हें देखकर आंखें खीरा हो जाती हैं। जंगली हयात भी उन्हीं में से एक है और आज जंगली हयात का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। इस साल का थीम है रिकवरिंग की स्पीशीज़ फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, यानी माहौलियाती निज़ाम की बहाली के लिए जंगली हयात की कलीदी नस्लों की बाज़याफ्त, और तवज्जो दी जाएगी ऐसी नस्लों की बका पे जो मादूमियत की जानिब तेजी से गामजन है। पाकिस्तान में जंगली हयात की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और अवाम में शऊर कैसे उजागर किया जा सकता है, ये बहुत अहम सवाल। और फैसल, अवाम को इस हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। हमने आज स्टूडियो में मदऊ किया है इस अहम मौजू पर बात करने के लिए अहमर अली रिजवी साहब, जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और फिल्म मेकर हैं, और इसके साथ साथ हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे जावेद मेहर साहब, जो कि रुकन है वाइल्ड लाइफ फेडरेशन के और कंजर्वेटर भी हैं। तो सबसे पहले अहमद साहब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्यूमेंट्रीज आपने बनाई है माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त, और फोटोग्राफी भी आप करते रहते हैं। हाल ही में फ्लैमिंगोज और इनको भी कैप्चर किया। बाय द वे, लोग जो है वो नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं तो फ्लैमिंगोज को देख के कहते हैं यार इसके लिए अफ्रीका जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा जो घरों में बैठे कि यार आप यहाँ कराची और हैदराबाद के बीच में भी फ्लैमिंगोज को आप कर सकते हैं। अच्छा सर, इस दिन के हवाले से बहुत सारी नस्लें जो हैं वो तेज़ी से एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हुई और अब एक्सटेंशन की जानिब जा रही हैं। मैं जानना चाहूँगा पाकिस्तान में ऐसी कौन सी नस्लें हैं वाइल्ड लाइफ की जो कि इन ख़तरात से दो चार हैं? देखें, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो वैल्यूबल एसेट हमारा है वो जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में और खुंजराब रेंज के अंदर स्नो लेपर्ड पाया जाता है। उसकी तादाद किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा होती थी, अब वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गई थी। अब उस पर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ है तो थोड़ा सा वो सस्टेन हो रही है, और उम्मीद है कि अगर इसी तरह से काम जारी रहा और लोगों को अवेयरनेस दी जाती रही कि वो उसको ना मारें। होता क्या है कि जब सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो ये जानवर ऊंची सतह पे जहाँ ये इनका ठिकाना होता है वहाँ से नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो जब ये नीचे आते हैं तो वहाँ खुराक के लिए वो जो लोगों की पालतू मवेशियाँ वगैरह हैं उन पर हमला करते हैं, तो लोग इनको अपने लिए एक थ्रेट समझते हैं और वो उनको मार देते हैं।
तो ये इसके लिए बड़ा नुकसान होता है। तो लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि एक ऐसा एसेट है जो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, हमें इसे प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरत इन चीज़ों की है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि वो उनको मारे नहीं, और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और इस तरह का उनको मौका फराहम किया जाए कि वो उनको ऐसा इजी पैसेज दें या उनके लिए कुछ ऐसा वहाँ पे अरेंजमेंट किया जाए कि वो उनको खुराक मिल सके और वो मवेशियों को जो पालतू जानवर हैं उनको न मांगे। तो उस पर काफ़ी इदारे काम कर रहे हैं। आपने सॉरी टू कट यू, लेकिन आपने इसमें जिक्र किया स्नो लेपर्ड्स का। जी अच्छा, इसी तरीके के कुछ मनाजिर देवसाई पे भी देखने में आए, बिल्कुल, जब ब्राउन बेयर जो है वो नीचे आ गया। अच्छा, इसकी वजह क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी मैन मेड क्राइसिस है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ऊपर उनका खाना ख़त्म हो जाता है, बर्फ़ पिघल जाती है तो वो नीचे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा मुझे इस हवाले से भी देखिए, ब्राउन बियर का तो सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसकी जो हैबिटेट है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं होती क्योंकि वो जो है पूरा प्लेट्यू है। तो वहाँ पे जो ब्राउन बियर को ख़तरा है वो इस चीज़ से है कि वहाँ पे लोग उसका शिकार करते हैं। जो लोकल क्वैक्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ इलाज अपनी तरफ से दरियाफ़्त किए हैं, वो लोगों को गुमराह करते हैं कि इसकी चर्बी फ़लाने बीमारी में जो है वो कारआमद है, या इसके जो वो गोश्त है वो इस चीज़ के लिए कारआमद है। तो लोग उस सिलसिले में उसका शिकार करते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा एक ज़माने में बचपन में हम भी देखते थे कि गलियों में वो रीछ नचाने वाला आता था। तो ये कहाँ से उनके पास आता है? ये उन्हीं जगहों से बच्चों को कैप्चर करके ले आते हैं। और उसमें जो सबसे सैड पार्ट है कि जब उन बच्चों को पकड़ने जाते हैं तो उसकी जो मदर होती है वो पहले उसको मारते हैं क्योंकि वो उनके लिए ख़तरा होती है। वो उसको मार के और बच्चों को उठा के ले आते थे और फिर वो यहाँ पे उसको टेम करने के बाद उसका तमाशा करते थे और वो पैसे कमाते थे। तो उस पर भी काफ़ी लोगों को अवेयर किया गया। तो वो सिलसिला अब इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता। शायद आपको याद होगा किसी ज़माने में कराची में लोग सड़कों पर रीछ लेके फिर रहे होते थे, ब्लैक बियर होता था। और एक दो ऐसे भी देखने में आए थे जो ब्राउन बियर को भी लेकर आए थे। फिर उस पर काफ़ी कंट्रोल किया गया तो अब वो सिलसिला काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। लेकिन अगेन शिकार अभी भी होता है और इसके जो वहाँ के इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं उन पे काम हो रहा है ताकि इसको आगे के लिए इसकी बका पे काम हो सके और ये बच सके। अच्छा सर, एक और चीज़, स्पेशली अगर पाकिस्तान की हम बात करें, पाकिस्तान में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। मतलब हमने बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे या कवर भी किए जिसमें हम देखते हैं कि शायद जानवरों को मार दिया गया, उनके साथ इस तरह का सलूक किया गया जो कि होना नहीं चाहिए। हाल ही में जो टाइगर कैट्स जिनको कहते हैं, जी हाँ, वो यहाँ से रिकवर हुई थी। इनको यहाँ पे बेचा जा रहा था। देन वो जो सी टर्टल थे वो यही एम्प्रेस मार्केट पे बिक रहे थे। जी जी। और उनको शेल्स, मरे हुए शेल्स, जो टर्टल्स के शेल्स एक्सपोर्ट होते हुए पकड़े गए थे, वो सारा सिलसिला भी चल रहा है। बड़ा एक ऑर्गेनाइज कारोबार है इन जानवरों को जो है वो मार के और इनकी ट्रेडिंग वगैरह करना। अच्छा चले, फिर यही सवाल जो है जावेद मेहर साहब हमारे साथ अगर हैं तो हम उनसे पूछ लेते हैं। जावेद साहब अभी से भी हम बात करेंगे। ओके, कंटिन्यूइंग विद दिस थिंग, तो अब नाउ इसको अवेयर किस तरह किया जाए? देखें, बड़े लेवल पे तो दिन मना लिया गया, लाइव सेशंस भी हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आम लोगों तक पहुंचाने का जो एक ज़रिया है ना अहमद साहब, वो है थ्रू द मीडिया, थ्रू द कैमरा। बिल्कुल। थोड़ा सा कुछ बताएं कि आपकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो क्या करने जा रहे हैं, कैसे अवेयर करेंगे लोगों को थ्रू योर डॉक्यूमेंट्रीज, थ्रू योर फोटोग्राफी? देखिए, मैं थोड़ा सा इस पर आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा कि देखिए, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अभी तक नहीं रही हैं और टीवी चैनल्स ने, पर्टिकुलरली मीडिया ने, इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से कवर नहीं किया। दुनिया में अगर आप बहुत सारे ममालिक पे जाएँ तो वाइल्ड लाइफ और नेचर के ऊपर एक्सक्लूसिव चैनल्स हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई चैनल नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत अहम ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान में कि इस तरह का कोई चैनल हो, और अगर इस तरह का चैनल नहीं फौरी तौर पे बन सकता है तो कम से कम जो हमारे एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं वो सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दें। क्योंकि देखें, वाइल्ड लाइफ का एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। ये पूरा जो दुनिया का इकोसिस्टम है इसमें वाइल्ड लाइफ इसका एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, और हो रहा है। काफ़ी हद तक जो है वो तबाही हम फेर चुके हैं, और अगर इसको अभी नहीं कंट्रोल किया गया तो ये आगे मज़ीद तबाही की तरफ जाएगा। अच्छा, जो आपने बात की, मेरा जो काम है, तो बेसिकली मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने शौक़ के तहत ही सारा काम कर रहा हूँ। मेरा अपना एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने सिंध वाइल्ड लाइफ क्लब बनाई हुई है और मेरा सिंध वाइल्ड लाइफ क्लब का यूट्यूब चैनल भी है। तो मैं अपने तौर पे जो है वो एक्सप्लोरेशंस करता हूँ, किसी एक सब्जेक्ट को लेता हूँ, उसको स्टडी करता हूँ, उस पर पूरी रिसर्च करके फिर फील्ड में जाता हूँ, फुटेजेस रिकॉर्ड करता हूँ, उसका एक कंटेंट क्रिएट करता हूँ, स्टोरी बनाता हूँ, और फिर एक वो डॉक्यूमेंट्री की शक्ल दे के और उसको पब्लिक करता हूँ ताकि लोगों तक पहुँचे और लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चले जिन तक वो नहीं आसानी से पहुँच सकते। तो अगर आपने देखी होंगी तो उसमें मैंने अभी तक आइबेक्स के ऊपर काम किया है। इसके अलावा जो है वो फ्लैमिंगोज़ पे, टर्टल्स पे
और माइग्रेटरी बर्ड्स मेरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा काम करता रहता हूँ। अभी भी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम चल रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो भी आपके साथ शेयर होंगी। अच्छा, कुछ आप लोग इसी हवाले से आगे चल के कोई फिल्म फेस्टिवल करने जी हाँ, बिल्कुल। इसमें जो मैं चाहूँगा कि ज़रा, क्योंकि इस पे भी जोर देने की बड़ी ज़रूरत है। ऑब्वियसली हमारे यहाँ मीडिया पे इस तरह डेडिकेटेड चैनल्स, तो अब हेल्थ, एजुकेशन और वो वाले तो मामला है ही नहीं, तो कहाँ हम वाइल्ड लाइफ की जानिब आएंगे। हालांकि ये समझाना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप इसको रेटिंग वाइज भी देखें तो पूरी दुनिया, छोटे बच्चे से लेके बड़े आदमी तक, वो जब नेट जियो पे या डिस्कवरी पे देख रहे होते हैं डॉक्यूमेंट्री, तो मेरा नहीं ख्याल उससे बेहतर उस वक्त टीवी पे कोई चीज़ आ रही होती है। तो प्लीज़ देखिए उस फेस्टिवल के बारे में, उस देखें ये अब है सोशल मीडिया का दौर है, तो अब ये चीज़ें लोगों की नॉलेज में आई हैं कि इंडिविजुअल तौर पे बहुत लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बट वो एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट किया जा सके। तो ये जो फिल्म फेस्टिवल है, इसी तरह की कोशिश है कि जहाँ जो भी लोग अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो ऑर्गेनाइज वे में अपना जो है वो कंटेंट प्रेजेंट कर सकें और उनको इंसेंटिवाइज भी किया जाए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर कोई अपने शौक़ से काम कर रहा है तो जब तक उसको इंसेंटिव कोई ऑफ़र नहीं होगा वो अपने तौर पर कितना काम कर सकेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल जो इको वाइल्ड लाइफ एंड इको फिल्म फेस्टिवल है वो इसी तरह की कोशिश है, और उसमें कोशिश ये भी की जा रही है कि इंटरनेशनल जो हमारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, इसमें बड़े रिनाउंड कुछ नाम हैं, जैसे एरन गिकॉस्की हैं, उन्होंने बड़ी पाकिस्तान की, जब उन्होंने वाइल्ड लाइफ को देखा तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट जाहिर किया कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं और यहाँ की बर्ड्स को और इन चीज़ों को कवर करना चाहते हैं। इसी तरह ओशियन फोटोग्राफी पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं है। बड़ा मैं थैंकफुल हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने भी एक प्रोग्राम में इसको कवर किया, जो खिज़र शरीफ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से हाईलाइट नहीं हो रहा। तो इसी तरह जो एक इंटरनेशनल बड़े रिनाउंड एक फ़ोटोग्राफ़र हैं ओशियन के, तो वो भी उन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया, वो भी पाकिस्तान इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। सही। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, हुकूमती इक़दाम बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ये तो आपकी ज़ाती कोशिश है, लेकिन हुकूमत की जो स्टेप्स हैं या उनकी जो पॉलिसी है इस हवाले से, उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस पर क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, इसमें हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स हैं उनके क़वानीन बने हुए हैं, तमाम जानवरों की प्रोटेक्शन का कानून बना हुआ है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट उस तरीके से नहीं हो पाता है जिस तरह से होना चाहिए। और इसमें जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि मीडिया को इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। जिस तरह हमारे यहाँ हर साल शिकार का सीज़न जब आता है माइग्रेटरी बर्ड्स का, तो गवर्नमेंट परमिट्स इशू करती है, उसके पूरे कवानीन वाज़े हुए हुए हैं कि कितना आप शिकार कर सकते हैं, एक दिन में कितना शिकार कर सकते हैं, किस दिन शिकार की इजाज़त है, किस दिन नहीं है। अभी 3 दिन पहले ही वो शिकार का सीज़न ख़त्म हुआ है, वो नवंबर से फरवरी तक होता है, लेकिन लोग उस सीज़न के ख़त्म होने के बाद भी शिकार कर रहे होते हैं। सेम गोज़ विद द मारखोर्स। बिल्कुल बिल्कुल, उनके सबके ऑफ सीज़न शिकार हो रहा होता है। एक बैग लिमिट होती है कि आप इतने परिंदों या इतने जानवर से ज़्यादा शिकार नहीं कर सकते। वो लोग ओवर हंटिंग कर रहे होते हैं, बैग लिमिट से ज़्यादा शिकार कर रहे होते हैं। तो इसको बड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ नहीं कंट्रोल होगी तो फिर ये हम कभी भी अपनी वाइल्ड लाइफ को जो है वो अच्छी तरीके से कंजर्व नहीं कर सकेंगे। और सबसे ज़्यादा शिकार में एक तो वो लोग हैं जो शौकिया शिकार करते हैं बंदूक से और परमिट लेके शिकार करते हैं या परमिट लिए बगैर भी करते हैं। इसके अलावा जो नेटिंग होती है, जो जाल लगा के पूरे फ्लॉक्स आ रहे होते हैं, लैंड कर रहे होते हैं, वो पूरे उस जाल के अंदर फंस जाते हैं, उनको बाकायदा उनका कारोबार होता है, उन्हें बेचा जाता है। इस पर मैंने काफ़ी काम किया है, मेरी एक डॉक्यूमेंट्री है जिस पर मैंने सब्जेक्ट को कवर किया है। इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हुकूमती सतह पे मैं समझता हूँ इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए, स्टाफिंग बढ़ानी चाहिए, और जो उनकी पेट्रोलिंग है ख़ास तौर पे उन दिनों में जब ये माइग्रेटरी बर्ड्स हिजरत करके यहाँ आते हैं और हमारी जितनी भी वेटलैंड्स हैं उन पर ये बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आ रहे होते हैं, इन्हीं दिनों में ज़्यादा शिकार होता है, तो उसको कवर करना चाहिए। आप स्टाफिंग की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे टर्टल बीच पे हमारा है WWF का एक ऑफिस, अगर वो देख लें तो स्टाफिंग से ज़्यादा उसकी मरम्मत की ज़रूरत है। इस पे तो हम करते रहते हैं। आखिर में आपने स्नो लेपर्ड्स का जिक्र किया, मज़ीद ऐसी कौन सी स्पीशीज़ हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तान WWF को, सिंध या फिर बाकी सूबों के जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए? एंड आखिर में जाते जाते ये भी मैसेज देते जाइए कि शूट करें तो कैमरा से ना। बिल्कुल, यही मेरा जो स्लोगन यही है सिंध वाइल्ड लाइफ क्लब का, कि बर्ड्स को जो है और जो वाइल्ड लाइफ है उसको कैमरे से शूट करें, बंदूक से नहीं। अच्छा, जो आपने स्पीशीज़ की बात की, तो देखें जितनी भी डेंजर्ड ये वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं पाकिस्तान की, उन तमाम की प्रोटेक्शन के लिए काम तो हो रहा है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीशी मैं इंडस डॉल्फिन का जिक्र करूँगा, उस पर बड़ा काम हो रहा है और लोगों को जो है वो काफ़ी अवेयर भी किया गया है
पहले ये भी होता था कि जब ये फसलों के लिए पानी खेतों में छोड़ा जाता है तो वो दरिया से निकल के खेतों में आ जाती थी और लोग उसको पकड़ लेते थे, उसको शिकार भी करते थे और नुकसान पहुंचाते थे। तो अब उस पर काफ़ी काम हो रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ज़रूरत है कि वो निचली सतह तक लोगों तक ये मैसेज जाए कि ये हमारा बड़ा कीमती एसेट है जो हम इसको लूज़ करते जा रहे हैं। अगर आज इनको नहीं अवेयर किया गया और इनकी सही तरीके से प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो इन फ्यूचर फिर ये हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये है। इसके अलावा हमारे यहाँ परिंदों में बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो पहले यहाँ पे कॉमन थी, ब्रीड भी करती थी, वो नहीं। उसमें एक मार्बल टील है जो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रही है, वाइट हेडेड डक है, और इसके अलावा तलोर का तो आपको पता है कि वो बड़ा सेंसिटिव इशू है, तो आज के दिन का यही पैगाम है कि अगर आपने शूट करना है तो अपने कैमरा से करें। थैंक यू सो मच अमर साहब, तशरीफ लाए। और जहाँ हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, वही ये वाइल्ड लाइफ जो है ना, ये बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है एक इकोसिस्टम को डेवलप करने में। और अगर हम इसके साथ छेड़खानी करेंगे तो यकीन मान नेचर फिर आपके साथ छेड़खानी यानी हम समझने से कासिर है ना, हमें लगता है कि शायद हम सही करें, लेकिन आप सही नहीं करें, आप गलत करें। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कोयटा के अमीर बख्श ने अपनी दोनों आंखें ज़ाया होने के बावजूद अपनी हिम्मत नहीं हारी, हौसला कम नहीं होने दिया। बसारत से महरूम ये शख्स आटा चक्की चलाता है और दुकान का सारा काम बगैर किसी मदद के खुद करता है। तो मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट देखते हैं। आटे की चक्की में मेहनत मजदूरी करने वाला ये शख्स अमीर बख्श है। 6 साल कबल आंखों के आर्जे ने उनसे बिनाई छीन ली। आंखें जाया हो गईं, लेकिन खुददारी और मेहनत का जज्बा अभी बाकी है। अमीर बख्श घर का वाहिद कफील है। 6 बेटियों और 2 बेटों का बाप खतरनाक मशीनों के जरिए गंदम को आटे की सूरत में ढालने के मराहिल को खुद सरंजाम देता है। खुद अपना मेहनत शुरू किया ताकि आज़ादी ज़िंदगी गुजारूं, किसी से भीख नहीं मांगूं। मेरे बच्चों को कोई ये ना कहे कि मैं ये इसका बाप जो है भीख मांगता था। इसी मेहनत से मेरा घर का जो है अखराजात भी चल रहे हैं, अब मेरा बच्चों को जो है तालीम भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह स्कूलों में। इस मेहनत कश की चक्की पर आने वाले गाहक भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। आँख वाले से भी ज़्यादा आँख वाला है। देख रहे हो आपके सामने वो नाम मेरा लिखा हुआ है, बगैर कोई आँख वाला होता भी शायद ऐसे नहीं लिख सकता था। बस अल्लाह इसको रोज़ी दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी से मांग नहीं रहा है, खुदा इसका मदद कर रहा है। अमीर बख्श को लाहक होने वाले आंखों के आर्जे ने उनसे दोस्त अहबाब भी छीन लिए। पहले अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे, बस मैं अपना कमाई करके खुद खाता था, वो भी अपना कमाई। जब मैं माजूर हो गया तो उन्होंने सोचा शायद ऐसे नहीं कि हमारा गले फट जाए, इसका जो माजूरी हमसे मांगना ना लगे, तो इसीलिए उन्होंने साथ छोड़ दिया। हाफिज अमीर बख्श अपनी कमजोरी को कभी भी जाहिर होने नहीं देता। अमीर बख्श की ख्वाहिश है कि हुकूमत इन्हें सहारा दे ताकि इन्हें अपने बच्चों की तालीम मुकम्मल करने में आसानी हो। देखने वालों को बाजार ये आटा पीसती चक्की नजर आ रही है, लेकिन दर हकीकत ये अमीर बख्श के उन हालात की अक्कास है जिसमें वो हर रोज पिसता चला जा रहा है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज जो होने जा रही है शुरू कल से, उसका नाम बेनो कादिर ट्रॉफी रख दिया गया है। दोनों कप्तानों ने टीम की क़यादत को एजाज करार दिया है। और हुआ यह है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में हल्की बारिश का सिलसिला भी गुज़िश्ता रात से जारी रहा है और इस हल्की फुल्की बारिश के बायस पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की आज होने वाली प्रैक्टिस जो है वो मनसूख कर दी गई है और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पिच को मुकम्मल तौर पर ढांप दिया गया है। तो ये तो करंट डेवलपमेंट हुई है। हम इस सब पे बात करेंगे। टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। ये 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई है। आप खुद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल चुके हैं, आपकी वो इनिंग्स भी बड़ी यादगार है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो मुझे ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया जो है कितना प्रेशर डालेगी पाकिस्तान पे कितना प्रेशर होने जा रहा है? जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया की हमें पता है यार टीम जो है वो है तो तगड़ी है, प्रोफेशनल है और बड़े वो एक ये सीरीज स्पेशल इसलिए कि 24 साल बाद वो आए हैं और इससे पहले भी पाकिस्तान से टीमें वापस गई हैं, तो वो एक बड़े पॉजिटिव जेस्चर के साथ, बड़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ आए हैं।
तो प्रेशर तो होगा। अगर आपने ये पूछा कि प्रेशर किस पे होगा, तो प्रेशर तो डेफिनेटली होगा। और कितना प्रेशर होगा, आई थिंक अभी तो फिलहाल पाकिस्तान के प्लेयर्स भी थोड़े, हम लोग भी खुश हैं और विद द मोमेंट के यार आ रही है, अभी तो वो एक्साइटमेंट है। लेकिन लेट्स सी कि गेम जब स्टार्ट होती है तो फिर क्या प्लेयर्स उस वक्त किस तरह रिएक्ट करते हैं, उनकी बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है। अगर अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली वो फिर अच्छा ठीक है। यासिर हमारे साथ तो मौजूद है और हम उनसे भी बात करेंगे। मैं यही होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, मतलब ऑब्वियसली बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग हर शोबे में बेहतरीन होते हैं। यासिर हमारे साथ दोबारा मौजूद है। ठीक है। अच्छा यासिर बताएगा ये भी कि जो हिकमत अमली अपनानी होगी शाहीनों को, वो कौन सी स्ट्रेटजी आपकी नज़र में होनी चाहिए जिससे रिजल्ट अच्छा आए, यानी हम जीत जाए। ओके तो जनाब अली स्ट्रैटेजी भी हम उस पर भी बात करेंगे। अच्छा यासिर भाई मुझे ये बताएं, इस सीरीज में कौन से की प्लेयर्स आप पाकिस्तान की तरफ से देख रहे हैं? देखिए पाकिस्तान की तरफ से की प्लेयर्स अगर आप बात करें तो बॉलिंग में देखें, और जो टेस्ट मैचेस होते हैं वो आपको बॉलर्स जिताते हैं। ठीक है, जब तक आप 20 आउट नहीं करेंगे ओपोनेंट के, उस वक्त तक आप टेस्ट मैच जीत नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि आपके पास बॉलर्स जो है, अगर बॉलिंग की बात करें तो आपके पास शाहीन शाह अफरीदी हैं। ठीक है, वो आपके एक ऐसे बॉलर है कि वो आपके स्ट्राइकर हैं, वो अगर फिट हो और वो पूरे रिदम के साथ। दूसरे हमारे एक बॉलर जो है वो अनफिट हुए तो उनकी जगह नसीम शाह आए हैं। तो नसीम शाह भी जो है वो अच्छी एडिशन है। इसी ग्राउंड पे उन्होंने हैट्रिक भी की है, बट दैट वाज डिफरेंट ओपोनेंट। ऑस्ट्रेलियंस जो थोड़ा ऑस्ट्रेलियंस खेलते हैं, अटैक करते हैं, ये बॉलर पे प्रेशर डालते हैं, ये अपने ऊपर चढ़ाते नहीं है, डिफेंसिव नहीं होते। क्योंकि डिफेंसिव हो तो अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट आप ज्यादा डिफेंसिव होंगे तो आपको ज्यादा नुकसान है, उसमें ज्यादा वो है। तो हमारे पास जो शाहीन शाह अफरीदी है और फास्ट बॉलर में नसीम शाह है, और अगर स्पिनर में यासिर शाह, तो आई एम नॉट श्योर कि वो खेल रहे हैं, बट हमें एक ऐसा स्पिनर चाहिए कि जो साजिद की सूरत में है, वो यंगस्टर है, बट जो कि एक्सपीरियंस हो और जो उनको स्ट्रेटजी से आउट करे। मैं समझता हूँ कि एक स्पिनर भी हमारे लिए जरूरी है। ठीक है। अच्छा यासिर, एक लंबे T20 टूर्नामेंट के बाद एकदम से टेस्ट, तो हम ये समझे कि कारकर्दगी उससे ज़्यादा बेहतर होगी, या फिर इतने लंबे उसके बाद अगर हम ये देखें कि एकदम से जो टेस्ट उससे हमारी कारकर्दगी मुतासिर होगी, आपकी नज़र में क्या राय है? आई थिंक मेरी आवाज़ यासिर को नहीं जा रही। फैसल आप सवाल कर। अच्छा यासिर भाई अगर आप मैं बता देता हूँ। देखें अभी ऑब्वियसली PSL ख़त्म हुआ है, PSL के बाद डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से हम भिड़ने जा रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, बाबर की फॉर्म PSL में इतनी अच्छी नहीं रही है, तो क्या समझते हैं किस माइंडसेट के साथ जाना चाहिए? बिकॉज बाबर जो हैं सबकी नज़रें उन्हीं पे हैं। नेथन लॉयन खुद अपने बयान में कह चुके हैं कि जी मैंने टारगेट किया हुआ है बाबर को, मुझे उनके खिलाफ अच्छा खेलना है। तो क्या कहेंगे, बाबर को किस माइंडसेट से इस टेस्ट सीरीज़ में उतरना चाहिए? देखिए बाबर की फॉर्म तो ऐसा उस तरह बुरी नहीं थी कि उसके बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा या वो स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्राइक रेट का मसला था T20 में, और टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक बाबर एक अच्छे प्लेयर है और आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। वो डिफरेंट एक सिचुएशन थी, उसमें वो अपने आप को खेल नहीं सके, क्योंकि बाबर ऐसे प्लेयर है क्योंकि उनके अराउंड जो है वो पावर हिटर्स हो तो वो उनकी गेम में एक निखार आता है। लेकिन ये टेस्ट मैच में पिच पे खड़ा होना है, तो आई थिंक कि बाबर विल डू वेल होपफुली। और बस ये कि ज्यादा प्रेशर में ना आए, अपनी गेम खेलें। ऑस्ट्रेलियन के अगेंस्ट आप बैकफुट पे जाओगे तो ये आपको दबोच देंगे। ठीक है। अच्छा यासिर, कुछ मैं चाहूँगा अपनी मेमोरीज शेयर करें जब आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते हैं। जो एक उनका सबसे बड़ा हरबा होता है ना, कि एक बार जब वो आपको दबोच लें, उसके बाद उनका तेज़ गेंदबाज आता है, वो आपको कराया जाता है एक लेंथ पे, फिर वो उठा के भी रखता है, बॉल नीचे भी करता है। इस सब से हटके जो स्लेजिंग होती है, और वो जिस तरीके से आपके आके बिल्कुल फेस टू फेस आपको जब स्लेज करते हैं, तो उससे आगे वाले प्लेयर का मोराल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। मैं पता है कि यासिर क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस बार ये जो रोल है ना, ये रोल
ज़रा शाहीन शाह अफरीदी भी इसको किरदार निभाएं, और वो जितना एग्रेसिव फॉर्म में आए हैं और जो PSL जीत के आए हैं, मुझे तो लगता है कि इस बार जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स क्या करते थे ओपोनेंट बैट्समैन के साथ, शाहीन शाह करने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के साथ। आप क्या कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें क्रिकेट में एक पॉजिटिव एग्रेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप जब तक ओपोनेंट्स को करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि शाहीन शाह अफरीदी में भी ये चीज़ है कि वो थोड़ा सा इरिटेट करता है, थोड़ी सी बात करनी चाहिए। जब आप बैट्समैन पे चढ़े हो तो ऑस्ट्रेलियंस यही करते हैं कि वो आते हैं, अच्छा बॉल करते हैं, आपको बीट करते हैं, आपको कहते हैं कि मतलब आप इस तरह की बात करते हैं, प्ले खेलो ना, या कोई आप जब अच्छी शॉट खेलोगे तो वो आपको लेकिन आप बार बार अच्छी शॉट, मुझे याद है मैं लॉर्ड्स में खेल रहा था तो उसमें मैंने 48 किए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही, तो ब्रैडली को मैंने कोई 6-7 बाउंड्रीज मारी थी उसमें, वनडे हो रहा था। तो ये मैथ्यू हेडन जो है इज अ ग्रेट गाय और बड़ा अच्छा जबरदस्त, लेकिन वो जाते हो ना खुसर मेरे कान में कि तुम अगर आइंदा ये शॉट खेली तो पता नहीं, इस तरह की धमकियां दे रहा था। तो ये चीज जो है वो चलती है, वो एक गेम का एक दिस इज ब्यूटी ऑफ गेम। मैं समझता हूँ हमारे लड़के भी हारिस रोग जो है वो अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए, लेकिन अगर वो होता तो वो डेफिनेटली एक जो है वो फ्लेवर क्रिएट करता, वो स्पाइस क्रिएट करता। तो बहरहाल ये टीम हमारी अच्छी है, एग्रेशन से खेलें, पॉजिटिव खेलें, चढ़ के खेलें, लेकिन ओवर एग्रेसिव भी नहीं होना कि यार आप बिल्कुल ही अपने आप को वो विद द फ्लो वो चले जाए और अपने आप को बड़े कंट्रोल एग्रेशन के साथ खेले, बैलेंस के साथ। कंट्रोल एग्रेशन, बिल्कुल कंट्रोल एग्रेशन और बैलेंस यासिर हमीद ने दे दिया मशवरा पाकिस्तानी टीम को। यासिर भाई बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं तो वेट के कब शाहीन शाह अफरीदी स्टीमिंग फ्रॉम वन एंड, नसीम शाह स्टीमिंग फ्रॉम द अदर, और इस बार हम चाहेंगे कि ऐसे पेसर्स जो है वो हमारी टीम का हिस्सा हैं जो कि अच्छे के कदम उखाड़ सकते हैं। तो ये तो कल पता चलेगा जी, अभी क्या पता चला? तो बारिश हो गई है। नहीं अल्लाह हल्की हुई है यार, मैं प्लीज हल्की हुई है, उनको मैं नहीं लेने दूंगा ब्रेक, मैं लूंगा ब्रेक, ले तो उसके बाद हाजिर होंगे। नहीं भाई हल्की आँख को चाहिए एक उम्र असर होने तक। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कोई शायरी के सेगमेंट करने जा रहे हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके जहनों पर नक्श कर जाती हैं। ये एक परफॉर्मेंस थी, और ये परफॉर्मेंस थी नेगा चौधरी साहिबा की कराची लिटरेचर फेस्टिवल में, जो आज से कई साल पहले हुआ था। और ये फेस्टिवल इतना ज़बरदस्त होता है कि उसकी ये यादें जो है ना नक्श रह जाती हैं। और माशाल्लाह से पहला हुआ और अब ये 13वां होने जा रहा है निजी होटल में। जी हाँ बिल्कुल, कल से जुम्मे तक निजी होटल में ये मुनक्किद होगा और 3 रोज़ा प्रोग्राम में 65 सेशंस होंगे, जिनमें 200 से ज़ायद अदीबों, शायरों, माहिर तालीम जो हैं, स्कॉलर्स जो हैं वो शिरकत करेंगे। 5 ममालिक जो हैं, पाकिस्तान, बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस और न्यूजीलैंड की जो है इसमें नुमाइंदगी होगी। इस साल फेस्टिवल का थीम अलहदगी, ताल्लुक और इससे आगे पाकिस्तान के 75 साल हैं। सोचें माशाल्लाह से, एक तो पाकिस्तान 75 साल और 75 साल की सेलिब्रेशंस KLF ने अभी से शुरू कर दी हैं। तो हमें सब पता है पैनल डिस्कशंस होते हैं, एंड देयर आर बुक्स ऑन द शोकेस एज वेल, कव्वाली होती है, और खूब मजा कहते हैं ना अदब के जो दिलदादा हैं और अदब की मुख्तलिफ असनाफ को उससे महसूस होने के लिए वो वहाँ पे पहुँचते हैं। अच्छा फैसल, एक और चीज़ इसकी बड़े मजे की कि जो मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, उसको मनाने के हवाले से भी एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म हमें मिलता है। ज़बान तो होती ना जोड़ने के लिए, तो सियासी मामलात होके जो तोड़ते हैं, लेकिन और क्या कुछ होने जा रहा है इसके लिए आज हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में राहिला बकाई, जो कि डायरेक्टर हैं कराची लिटरेचर फेस्टिवल की, और डे 1 से जुड़ी हुई है कराची लिटरेचर फेस्टिवल को जो कामयाब बनाने वाली टीम है, उनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैम राहिला, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। आई होप आप बहुत मज़े में होंगी, क्योंकि बहुत मज़े का जो फेस्टिवल है वो होने जा रहा है। हाँ बिजी तो ऑब्वियसली होंगी, लेकिन जो काम आप पसंद करते हैं उसमें आप बिजी हो जाएं तो इससे अच्छी कोई चीज़ होती नहीं है। तो मैम टॉक अस थ्रू, क्या होने जा रहा है इस बार? इस दफ़ा होने तो आपने खैर सब कुछ कवर तो कर दिया। जो बेसिक हमारा इस दफ़ा का थीम है या जो इस दफ़ा का फोकस है वो ज़ाहिर है 75 साल पाकिस्तान के, सेपरेशन, बिलोंगिंग एंड बियॉन्ड, 75 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान इज़ द थीम। पूरा प्रोग्राम और जो उसके डिफरेंट जॉनराज हैं उन सब को हमने बिल्ड किया है 75 साल के
अराउंड लेके चले हैं, चाहे वो जिनाज विजन अबाउट पाकिस्तान हो या फिर शायरी के ऊपर बातचीत हो रही हो, उसमें हम 75 साल कवर करेंगे। उर्दू अदब किस तरह से डेवलप हुआ, क्या चेंजेस आए, ख़वातीन का क्या किरदार रहा इस नॉवेल्स के अंदर, उस पर बातचीत होगी। फिर उर्दू ड्रामे, जो टीवी ड्रामे हमारे होते हैं, उनमें जब से टीवी आया उस वक्त के ड्रामे एंड एवरी डेकेड what has been changing, how the role of woman has been changing। एक हमारी वो हीरोइन होती थी जो हसीना मुइन के ड्रामों की डिपिक्शन होती थी, एक हमारी आज के ड्रामे हैं जिसमें हीरोइंस कुछ बहुत ही साजिशी किरदार बन गए हैं। सो यू नो दैट्स ट्रांजिशन व्हिच हैज़ टेकन प्लेस। तो वो जो माहिर हैं इस फील्ड के, इस जॉनरा के, वो इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो इसके अलावा तंज़ व मज़ाक के ऊपर हैं। अगर आपने सुना हो एक प्रोग्राम आता था हम सब उम्मीद से हैं, उनके जो ऑथर थे डॉक्टर बट साहब, ही विल बी टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल सटायर। देन कवाली है, अनवर मकसूद का एक सेशन है और अनवर मकसूद के साथ है कि यू कांट गिव हिम अ टॉपिक, हमने उनको बता दिया और उसके बाद उनकी मर्जी, एंड दैट्स व्हाट द सेशन सेज, मेरी मर्जी। देन वी हैव शीमा किरमानी। ओपनिंग में शीमा किरमानी की परफॉर्मेंस है, अगेन वो उस परफॉर्मेंस के ज़रिए पाकिस्तान की तारीख़ को बयान करेंगी एक बहुत ही खूबसूरत डांस की सूरत में। तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें मिक्स की हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलाई हैं, कोशिश की है कि हर लेवल, हर उम्र, हर तबके के लिए हम कुछ ना कुछ दिखाएं, लेकर आएँ। अभी आपने सेठी साहब का जिक्र किया, बहुत अरसे के बाद इस प्रोग्राम में भी इस दफ़ा 13वें लिटरेचर फेस्टिवल में हमें सेठी साहब फिर ज्वाइन करेंगे और वो इन कॉन्वर्सेशन होंगे विक्टोरिया स्कोफील्ड के साथ। और विक्टोरिया स्कोफील्ड इज़ अ नोन हिस्टोरियन जिन्होंने भुट्टो फैमिली पर और पाकिस्तान की तारीख पर उनकी बहुत सारी तसानीफ़ हैं और किताबें हैं। सो वो एक तरह से अपने पर्सपेक्टिव से और पूरी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से डिस्कशन होगी। सो इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स, and I'll request everyone to come and join us. The dates are 4th, 5th and 6th of March, Friday, Saturday and Sunday. वैसे तो हमें पता ही है, लेकिन जो लोग मुझे भी बहुत पूछ रहे हैं कि यार यहाँ कोई फीस तो नहीं होती जाने की, कोई something like that, या क्या भाई कोई पैसे उनके लिए तो खर्च नहीं होने वाले and family allowed and this and all। जी इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें कोई फीस नहीं होती, कोई एंट्रेंस है। लेकिन इस दफ़ा जो एक चीज़ थोड़ी सी इनहिबिट करेगी वो है SOPs, कोविड SOPs। Only fully vaccinated guests will be allowed. Everyone has to bring their vaccination proof, some sort of proof with them कि they are fully vaccinated. That's the only inhibition. ठीक है। बाकी yes, families are allowed, everybody is allowed. बच्चों का बड़ा होता है, बच्चों के लिए है क्या ना? बच्चों में एक्चुअली अगर थोड़ा सा टीनेजर वाले, अब जो वो शीर ख्वार नौनिहाल होते हैं उनके लिए जाहिर it won't be fun because there are discussions going on, serious conversations going on. But yes, for teenagers, जो बच्चे सुन सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं चीज़ों को, इट इज़ ऑफ कोर्स ओपन टू देम, दे कैन ऑल कम। और उनके लिए इंटरेस्ट होता है द बुक्स। यस, एंड यू नो देयर इज गोइंग टू बी अ होल एरिया जिसको हम, जहाँ पर बुक फेयर लगा हुआ होता है, मुख्तलिफ जो बुक सेलर्स हैं और ट्रेड के लोग हैं उन्होंने अपने स्टॉल लगाए होते हैं और डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर वहाँ किताबें अवेलेबल होती हैं। पीपल कैन कम बाय देयर बुक्स फ्रॉम देयर, get it signed by the author and have a signed copy as a souvenir with them for years to come. So you know that is the best part of it. Okay, मैम आपने इस साल जो होने जा रहा है वो तो बता दिया। Please talk us through the journey. आपने लोगों ने शुरू किया या आप लोगों का ब्रेन चाइल्ड था, इसको कैसे शुरू किया, जहन में ये आइडिया कैसे आया, इस जर्नी में क्या क्या मुश्किलात आपने फेस की along with the COVID thing, तो प्लीज़ मुझे इस पे बताइए। आज से 12 साल पहले ऑब्वियसली जो OUP की द देन MD थी, बेसिकली उन्होंने इसको जर्नी की शुरू की थी, उन्होंने ही इसको स्टार्ट किया। फॉर्चुनेटली आई वाज देयर एट OUP एट दैट टाइम, पार्ट ऑफ द हेडिंग द मार्केटिंग टीम, तो ऑब्वियसली इट केम टू मी टू हेल्प हर टू टेक इट थ्रू। सो दैट इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। पहला जो हमारा था वो होटल कार्ल्टन में हुआ था और उस वक्त हमें सिर्फ 5000 हमारे पास गेस्ट्स आए थे, 2 पैरेलल सेशंस थे, इट वाज अ स्मॉल शो, बट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस रिसीव्ड अबाउट द फेस्टिवल एंड हाउ इट वाज सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, तो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक।
At that time, it was, of course, the MD OUP and Asif Faruqi, who's a known Adib critic. तो इन्होंने सारा बिल्डअप किया था, शुरू किया उसको, और बस फिर there was no looking back for Oxford University Press. मतलब रिस्पांस मिलता गया, अच्छा, वो काफला आगे चलता गया, लोग मिलते गए। यानी आप कहना चाह रही हैं मैं अकेले ही चला था जाने पे मंजिल मगर ये कि बहुत इंटरेस्टिंग रहा। और आई टेल यू, बहुत सारी ऊंच नीचे आई, परेशानियाँ आई। जैसे एक दफ़ा हमारा फेस्टिवल था, उसमें भी मैं बात कर रही थी, बरखा दत्त जब आई हुई थी, बरखा दत्त हैड टू कैच हर फ्लाइट उस दिन जिस दिन ख़त्म हुआ है प्रोग्राम, और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मगर कोई हालात ख़राब हो गए थे और शारा फैसल पूरा ब्लॉक हो गया था। देयर वाज नो वे शी कुड रीच एयरपोर्ट बीच लग्जरी होटल से। तो और हमारे पास ये था कि नहीं, इनको हर हालत में वो फ़्लाइट कैच करनी है, बिकॉज शी हैज़ सम अर्जेंट मीटिंग बैक होम, what to do, so we had to sort of use our friends। पूरा उनको वो करना पड़ा। यानी चैलेंजेस होते हैं और उनसे निपटना भी है। Exactly। अच्छा मैम, आखिर में मुझे आपने एक छोटा सा टीजर तो दे दिया है, अनवर मकसूद आपने नाम बता दिए, तो उसका आगे हमारी हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद इसके अलावा भी कौन से मजीद ऐसे स्पीकर्स आ रहे हैं, कौन से ऐसे सेशंस हो रहे हैं कि जो आप बताना चाहती लोगों को? देखें, जनरल लोगों को जो बहुत इंटरेस्ट करेगा उसमें क्लोजिंग की कवाली है, अबू मोहम्मद एंड फरीद अयाज की कवाली है। उसके अलावा सैटरडे को फीचर फिल्म खेल खेल में वहाँ लाइव स्क्रीन होगी, एंड इट्स फ्री, पीपल कैन जस्ट वॉक इन एंड वॉच अ फ्री मूवी। दिस इज़ फॉर जनरल पब्लिक हु कैन हैव फन। शीमा करमानी मैं मेंशन कर चुकी हूँ, पॉलिटिकल सटायर मैंने मेंशन किया, अनवर मकसूद का सेशन किया। ये तो ज़रा लाइटर मोड वाले हो गए। और थोड़ी सीरियस डिस्कशंस में वी हैव डिस्कशंस ऑन उर्दू की शायरी, रीजनल लैंग्वेजेस में सिंधी, बलोची, पश्तो, इन जो आपकी सारी चारों रीजनल मेन लैंग्वेजेस हैं, उनके अदब के ऊपर सेशंस हैं, उनके ऊपर बातचीत है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन है, ख़वातीन का किरदार इन नॉवेल्स, इन पॉलिटिकल, इन सोशल एंड पॉलिटिकल, बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत मजा चीज़ें हैं। वी हैव असद उमर देयर इन अ सेशन, वी हैव गवर्नर स्टेट बैंक इन अ सेशन टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, सो यू हैव अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर। आपने आना है कराची लिटरेचर फेस्टिवल। थैंक यू। आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, और पिछले 12 साल से ये फेस्टिवल इस शहर की रौनकों को बहाल कर रहा है और 13वें साल में दाखिल हो चुका है। दुआ और उम्मीद तो ये है हमारी कि ये 13 साल क्या आगे मजीद 113 साल तक चलता रहे। हाँ जी, तो आप क्या बता रही थी? जुम्मा हफ्ता इतवार आपने लाजमी जाना है। बिल्कुल टाइम निकालें, जाएं, एंजॉय करें, बच्चों को लेकर। मैं भी टाइम निकालूंगी, मैं भी जाऊंगी अपने छोटे से बच्चे को अपने घर छोड़ के अपनी अम्मा के पास। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं भी जाऊंगा।